दोस्तों, जैसे जैसे मानव सभ्यता डेवलप होती गई, वैसे वैसे मानव की अंत्येष्टि प्रक्रिया यानी समाधान प्रणाली में बदलाव आया। प्रारंभ में मानव की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसके परिजन उसको उठाकर जंगल में छोड़ देते थे और जंगली पशु उसके डेड बॉडी का भक्षण कर जाते थे। लेकिन दुनिया में पहली बार एक ऐसा मानव आया जिसे हम लिएंडरथल के नाम से जानते हैं। उसने मानव के दफनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की और ये लिएंडरथल दफनाने की प्रक्रिया कहाँ पर? जर्मन में की थी। जर्मन की खुदाई से ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम अगर हिंदुस्तान में सिंधु सभ्यता से पहले अगर नवपाषाण काल के बारे में देखें तो नवपाषाण काल में दक्षिण भारत में समाधान प्रणाली भी देखने को मिलती है, जिसमें मानव को घरों के अंदर ही दफनाने की प्रक्रिया चालू थी। अब मानव को जब घरों के अंदर दफनाते थे तो उनके पैरों की एड़ियां क्या कर देते थे? काट देते थे। पुरातत्वविदों का मानना है इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि हमारे परिजन है कहीं चले ना जाएं, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये लोग हमको भूत बन के तंग ना करें। तो ये संभवतः इसीलिए उनके पैरों की एड़ियां यानी पैरों के निचले भाग क्या है? कटे हुए प्राप्त होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता में दफनाने की प्रक्रिया यानी समाधान प्रणाली कैसी थी। तो दोस्तों, अगर सिंधु सभ्यता के समाधान प्रणाली के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक विकसित प्रणाली दिखाई पड़ती है। तो सिंधु सभ्यता में जैसे वर्तमान में दफनाने की प्रथा है ठीक वैसे थी। तो हम लोग आज बात करते हैं भारतीय समाज में समाधान की आज जैसी प्रणाली है ठीक उसी परंपरा क्या थी? सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती है। और प्राप्त ये होती है तो कि उत्तर में सिर करके और पैर दक्षिण में करके आज भी दफनाया जाता है। तो ठीक सिंधु सभ्यता से प्राप्त एक डेड बॉडी है जिसके सिर जो है ये नॉर्थ में, उत्तर में, और ये पैर दक्षिण में है। तो आज भी हिंदुस्तान में डेड बॉडी को दफनाने की प्रक्रिया यही है। तो आप देखते हैं कि सिंधुवासी जो है 3 प्रकार की समाधान करते थे, यानी अंत्येष्टि प्रक्रिया 3 तरीके से थी। पहला है पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान में गड्ढा खोदकर शव को गाड़ देते थे, यानी वहीं से उसका काम खत्म। दूसरा था आंशिक समाधान। आंशिक समाधान का मतलब है इसमें शव को पहले पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते थे, यानी खुले आसमान के नीचे जंगल में छोड़ देते थे। बाद में बचे हुए अवशेष को एक पात्र में या मटके में रखकर गाड़ देते हैं। आगे हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां से कई ऐसे मटके मिले हैं जिसमें डेड बॉडी यानी शरीर के कुछ अवशेष समझ में आते हैं। और तीसरी प्रक्रिया थी दाह कर्म, यानी शव को जलाकर फिर भांड में यानी मिट्टी के बर्तन में भरकर गाड़ देते थे। तो सिंधुवासियों में सामान्य रूप से पैर दक्षिण में और सिर उत्तर में दफनाने की प्रक्रिया थी। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि किस तरीके से डेड बॉडी को ऐसे खुले में जैसे आजकल जानवरों को छोड़ दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से मानव को छोड़ दिया जाता था। और कुत्ते जब खा जाते थे तो उसको क्या कर देते थे? उन अवशेषों को ले जाकर किसी मटके में भरकर गाड़ देते थे। और एक दूसरी प्रक्रिया ये भी है कि शव को जला दिए और जलाने के बाद इसे जो राख वगैरह अवशेष मिलेगी इसको एक मटके में भर के गाड़ देंगे। तो कई तरीके से सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुई तो वहां पर कई तरीके के साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में सामान्य रूप से पूर्ण समाधान की प्रथा प्रचलित थी। ये वहां के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मार्शल महोदय इस पर कहते हैं कि दाह प्रथा को प्रमुख समाधान प्रणाली थी। यानी दाह मतलब दहन करना, आग लगा देना, जला देना, ये प्रमुख प्रणाली थी। मार्शल को मोहनजोदड़ो से एक मृदभांड में यानी एक मिट्टी के बर्तन में राख, जली हुई हड्डी और आभूषण मिले हैं। तो आभूषण कौन पहनेगा? जाहिर सी बात है मानव पहनेगा। तो ये डेड बॉडी जो है राख किसकी थी? कहीं ना कहीं मानव की रही। उसके बाद देखते हैं हड़प्पा की क्या स्थिति है। हड़प्पा से भी बड़े मुख वाले 54 पात्र एक कतार में मिले हैं।
बड़े मुख वाले, यानी ऐसे करके ये मटके मिले हैं। इस तरीके की इनकी संख्या कितनी थी? 54, यानी बड़ा मुख था। और कितने मिले हैं? 54। कहाँ से? हड़प्पा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो के किसी भी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है, जबकि एक गली से अस्त व्यस्त अवस्था में कुछ कंकाल मिले हैं जिन पर धारदार हथियार के निशान मिलते हैं। इसका मतलब है कि संभवतः मोहनजोदड़ो में या तो कोई बाह्य आक्रमण हुआ होगा या आपसी संघर्ष हुआ होगा जिससे लोग मारे और काटे गए होंगे। संभावना बनती है कि कोई आक्रमण रहा होगा, इसलिए लोगों ने वहां से छोड़कर चले गए होंगे। यहाँ पर समाधान की दाह प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा के दुर्ग के दक्षिण में एक कब्रिस्तान, एक एच कब्रिस्तान मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से। और इस कब्रिस्तान का क्या नाम मिला है? एच कब्रिस्तान। तो पूछा जाता है एच कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, जिसमें R37 कहते हैं इसी, ठीक है ना? क्या कहते हैं? R37। इसमें कुल 37 कब्रें हैं, जबकि एच कब्रिस्तान हड़प्पा के बाद का है जिसमें 20 कब्रें हैं। कितनी? इसमें टोटल 20 हैं, और इस तरीके से मिला दिया जाए तो 57 कब्रें कहाँ से मिलती हैं? हड़प्पा से। उसके बाद हम देखते हैं कि एक कब्र में 100 के पैर की तरफ से मिट्टी का एक दीपक प्राप्त होता है। दोस्तों, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं वहीं पर रख दी जाते थे। तो एक डेड बॉडी ऐसी मिली है जिसके पैरों की तरफ क्या है? दीपक है। तो ये माना जाता है कि संभवतः ये दीपक इस्तेमाल करता रहा होगा, तो इसीलिए उसके पास रख लिया जाता है। और ये दीपक का रखा जाना, ये अनुमान लगता है कि ये लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। जब यूपीएससी आईएएस का एग्जाम होता है तो वहाँ पर पूछा जाता है कि क्या सैंधोवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तो जाहिर सी बात है पैर की तरफ दीपक का रखा जाना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पारलौकिक जीवन के बारे में या पुनर्जन्म के बारे में विश्वास की प्रक्रिया को मजबूत करता है। हड़प्पा से एक कब्र 100 एक लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ताबूत में रखकर दफनाने की प्रथा कहाँ, ताबूत में रखकर या ताबूत में रखकर कहाँ पर दफनाया गया मानव का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो वो है हड़प्पा से। तो आप ये देख सकते हैं कि एक ताबूत बना हुआ है और इसमें क्या किया गया है? एक व्यक्ति को दफनाया गया है। और ये ताबूत किसकी बनी थी? देवदार लकड़ी की। किसकी? देवदार। और जाहिर सी बात है देवदार सैंधो क्षेत्र में सबसे उत्तर में रोपड़ यानी हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं थे। तो जाहिर सी बात है देवदार की ये लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते थे? हिमालय से प्राप्त करते रहे। तो ये एक्सप्लेन है, इसको समझिएगा कि ये ताबूत किसका बना हुआ है? देवदार लकड़ी का बना हुआ है। तो ऐसी प्रक्रिया हिंदुस्तान में दफनाने की प्रक्रिया नहीं थी। तो ऐसी जो ताबूत में दफनाने की प्रथा जो है मेसोपोटामिया के सुमेरियन संस्कृति में संबद्ध थी। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति सुमेरियन सभ्यता से हिंदुस्तान आया हो और जब उसकी मृत्यु हो गई हो तो यहीं पर उसको दफना दिया गया और उसको ठीक वैसे ही दफनाया गया जैसे सुमेरियन में ताबूत में दफनाया जाता था। जैसे हिंदुस्तान में आप देखते हैं राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए और जब उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई तो ब्रिस्टल शहर में भारतीय परंपरा के अनुसार उनको वहीं पर दफना दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है, ताबूत में मिलती है और इसके अंदर सफ़ेद रंग का चूरा मिला है और इस कब्र में कुल 37 मृदभांड मिले हैं। कहाँ पर? यानी मिट्टी के बर्तन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो एक सामान्य प्रक्रिया दिखाई देती है
कि किस तरीके से लोगों को दफनाया जाता था। अब हम बात करते हैं लोथल के कब्रिस्तान के। लोथल से कुल 20 कब्रें मिली हैं, जिनमें 3 जो है युगल समाधान है, यानी इस तरीके से 2 लोगों को एक साथ दफनाए जाने की प्रथा मिलती है। कहाँ पर? लोथल में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ से युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं? तो युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। एक कब्र में मानव कंकाल के नीचे बकरी की हड्डियां मिलती हैं। तो नवपाषाण काल में आपने देखा था कि कब्र में कुत्ते के साथ मानव को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर मानव के साथ बकरी की हड्डियां मिलती हैं। 200 वाली कब्रें लोथल के साथ साथ बलूचिस्तान के दम्बूथी तथा मेसोपोटामिया के किस नगर से मिलती हैं? तो जाहिर सी बात है बलूचिस्तान में भी ऐसी परंपरा रही है कि 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था, और मेसोपोटामिया के किस नगर से भी युगल समाधान यानी 2 लोगों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। भारत में सिंधु सभ्यता के नागार्जुन कोंडा में भी युगल समाधान मिलते हैं। नागार्जुन कोंडा ये दक्षिण भारत में है, और यहाँ से भी युगल यानी 2 लोगों को एक साथ दफनाए जाने की प्रथा मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा के दुर्ग क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं। ये 2 प्रकार की हैं, और इनमें से पहला है आयताकार एवं अंडाकार कब्रें। इसमें कंकाल तथा मृदभांड है के साथ अन्य सामग्रियां भी प्राप्त हुई है, और उनकी संख्या कितनी है? 15। तो आप देखते हैं आयताकार एवं अंडाकार कब्रें, यहाँ से मृदभांड तथा अन्य सामग्री प्राप्त होती है, जिनकी संख्या कितनी है? 22 है। तो यहाँ से 2 तरीके की कब्रें प्राप्त होती हैं, एक प्रतीकात्मक और दूसरा वास्तविक। कालीबंगा से एक कब्र में 72 मृदभांड है। देख सकते हैं कि ये कालीबंगा का कब्र है, और जिसमें बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन उपस्थित हैं। इतने अधिक मृदभांड सिंधु सभ्यता की कब्र से नहीं मिले हैं। कहने का मतलब है कालीबंगा एक ऐसा स्थल था जहां पर दफनाते समय हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी रहा होगा जो मिट्टी के बर्तन का बनाने का कारखाना था या मिट्टी के मृदभांड बनाता था, और जब वो मर गया होगा तो उसके जितने भी पात्र बचे रहे होंगे मिट्टी के, उनको उसी के साथ दफना दिया गया होगा। कालीबंगा से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कालीबंगा से 6 छिद्र युक्त एक बच्चे की खोपड़ी मिली है। क्या मिला है? खोपड़ी मिली है। मतलब इस तरीके से एक खोपड़ी है, और उस पर क्या है? 6 छेद बनाए गए हैं। तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पुरातत्वविदों ने इसे शल्य चिकित्सा का प्रमाण माना है कि लोगों ने क्या किया होगा? शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन किया होगा। कालीबंगा के 100 के शरीर के परीक्षण से शारीरिक दोष का पता चलता है, यानी विकलांगता के बारे में पता चलता है। उसका बायां हाथ की कलाई दाएं हाथ की कलाई से क्या है? पतली है, यानी बायां हाथ क्या है? पतला है। तो शारीरिक दोष के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। और बच्चे की खोपड़ी के जो छेद वाला जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। यानी शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। उसके बाद हम बात करते हैं रोपड़ से। रोपड़ से एक कब्र प्राप्त हुआ है जिसमें मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। जैसे हमने नवपाषाण काल में बुर्जहोम से देखा था कि मानव के साथ कब कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिलता है, ठीक उसी तरीके से रोपड़ में। अभी आपने पीछे ये भी देखा था कि मानव के साथ बकरी को दफनाए जाने का प्रमाण भी मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं सुरकोतडा। यहाँ से समाधान की एक विशिष्ट प्रणाली मिलती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि समाधान की विशिष्ट प्रणाली कहाँ से प्रचलित थी? तो ये सुरकोटदा से प्रचलित थी, जिसमें से अंडाकार कब्र से 100 रखकर मृदभांड को रख दिया गया था। यानी चारों तरफ क्या है? जैसे कोई डेड बॉडी है, यहाँ पर बीच में दफना दिया गया है, और इसके चारों तरफ क्या है? मृदभांड रख दिए गए हैं। तो इसी को समाधान की विशिष्ट प्रणाली कहा गया है, और ये कहाँ से मिला है? सुरकोटडा से। तो प्रश्न पूछा जाता है विशिष्ट समाधान प्रणाली कहाँ से मिलती है? तो ये मिलता है सुरकोतडा से। उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, और उसके बाद ऊपर से क्या कर दिया था? शिलाखंड यानी पत्थर से ढक दिया गया था। लेकिन ऐसे जो
डेड बॉडी के प्रमाण हैं वो ज़्यादातर आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं धौलावीरा से। धौलावीरा से समाधान की एक विशेष प्रणाली मिलती है। तो विशिष्ट प्रणाली और विशेष प्रणाली अलग अलग तरीके से है। विशेष प्रणाली पूछा जाए तो धौलावीरा और विशिष्ट प्रणाली पूछा जाए तो सुरकोटडा। उसके बाद हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो से 42 कंकाल मकानों एवं गलियों से अस्त व्यस्त अवस्था में मिले हैं। तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई आक्रमण हुआ होगा, इसलिए लोग भागे होंगे और कुछ लोग मार दिए गए होंगे। तो जाहिर सी बात है सिंधु सभ्यता की ये विशिष्ट समाधान प्रणाली थी जिसको हम लोगों ने विस्तृत रूप से समझा है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप घटना चक्र के पेपर को सॉल्व करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों आज की ये क्लास यहीं तक, और फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर मेरे चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।